सहारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। जोशीमठ के बाड़ा गांव में 3 दिन का सीता महायज्ञ चल रहा है। स्थानीय बोली में इसे सीतून महायज्ञ कहा जाता है। 42 साल बाद इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महायज्ञ में शामिल होंगे। महायज्ञ में शामिल होने के बाद वो मलारी जाएंगे, जहां सेना के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जोशीमठ के बाड़ा गांव में 3 दिन का सीता महायज्ञ चल रहा है। स्थानीय बोली में इसे सीतून महायज्ञ कहा जाता है। 42 साल बाद इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महायज्ञ में शामिल होंगे। महायज्ञ में शामिल होने के बाद वो मलारी जाएंगे, जहां सेना के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश जुबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या जानकारी इस महायज्ञ को लेकर थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 42 वर्षों के बाद ये सीता माता महायज्ञ बड़गांव में संपन्न होने जा रहा है और ये देश क्षेत्र की खुशहाली के लिए यहाँ पे ये महायज्ञ किया जाता है। और आज सूबे के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी का भी यहाँ पे लगभग 10:30 बजे के पास आगमन होगा और वो इस मेले में, इस महायज्ञ में प्रतिभाग करके और उसके बाद वो यहाँ से मलारी बुरांस में जो सेना के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, वहाँ ग्रामीण और सेना के साथ उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, सीएम धामी भी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राकेश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 42 साल बाद इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है, तो किस तरह से ये यज्ञ होता है, कि क्या इसकी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में, क्योंकि सीतून महायज्ञ जो कि बहुत फेमस है, कैसे होता है ये? जी ये आपको बता दो, ये जो वाल्मीकि रामायण है, सीता महायज्ञ वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। इसमें जब सीता माता धरती में समाई थी तो ये उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो महायज्ञ होता है। और ये जो यहाँ जो फसल होते हैं, जैसा जो सीमांतवर्ती क्षेत्र का जो बड़ा गांव है, यहाँ पर हर प्रकार की फसल उत्पन्न होती है। यहाँ पे सेब से लेकर संतरे, जो जितने भी प्रकार के फल हैं, हर प्रकार की सब्जियां यहाँ पे उत्पन्न होती है। ये सीता माता का ही यहाँ एक वरदान है और इसलिए यहाँ पे ये मेला यहाँ पे किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और आज वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदाई समारोह में शामिल होंगे। 11 अगस्त यानी कि कल नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में धामी शामिल होंगे। तो दिल्ली के दौरे पर आज जाएंगे सीएम धामी। सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के लिए। ज्योत्सना, सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा है और कल वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल रहेंगे। बिल्कुल पूजा, देखिए मुख्यमंत्री 1 हफ्ते से लगातार दिल्ली काफी ज्यादा आ रहे हैं। 4 दिन दिल्ली रहने के बाद फिर देहरादून आए थे। देहरादून में उनके लगातार कार्यक्रम थे। कल भी आपने देखा होगा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तिरंगा यात्राओं की उन्होंने शुरुआत की। कई यात्राओं में वो देहरादून शामिल हुए और आज सीमांत इलाके चमोली जा रहे हैं, जहां चमोली में वो सीता महायज्ञ में शामिल होंगे, जो जोशीमठ की नीति घाटी का बड़ा गांव है। और उसके बाद वो मलारी जाएंगे, यानी बॉर्डर एरिया पर जाएंगे। वहाँ आईटीबीपी के हर घर तिरंगा अभियान में वो शामिल होंगे। आप समझ सकती हैं कि ये काफी अहम कार्यक्रम है। सीमांत इलाके में जाके सीमा प्रहरियों के बीच में जाकर के हर घर तिरंगा अभियान को वहाँ हरी झंडी देना और समारोह में शामिल होना अपने आप में, जहाँ हमारे सीमा प्रहरियों को मोटिवेट करता है, उनमें उत्साह भरता है, वहीं देश के लिए भी एक मैसेज आता है। आज ही वहां से लौटने के बाद देर शाम वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में जो मुख्य कार्यक्रम है, आज वो उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, उनकी विदाई समारोह में जो डिनर दिया जा रहा है उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद कल वो नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच उनकी जो मीटिंग्स हैं वो काफी अहम है पूजा। ये माना जा रहा है कि वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कुछ और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि
संगठन में नई टीम बननी है, यानी कि जो नए अध्यक्ष बनने हैं महेंद्र भट्ट, उनकी नई टीम बननी है। और वहीं संगठन के लोगों को सरकार में समायोजित किया जाना है, यानी दायित्व दिए जाने हैं। तो इन सब विषयों पर फिर से मंथन होगा, क्योंकि एक फौरी चर्चा पहले हो चुकी थी लेकिन उसको फाइनल रूप नहीं दिया गया। दूसरी ये बताते हैं कि अगस्त में कुछ जो अहम पद हैं जिनमें जिम्मेदारी दिया जाना बहुत अनिवार्य है, और सरकार के लिए भी उन पदों पर व्यक्ति का मनोनयन किया जाना बहुत जरूरी है। उन पदों पर सहमति हो सकती है कि संगठन के किन किन व्यक्तियों को सरकार में उन आयोगों में या जो भी विभाग में किस तरीके से नियुक्ति दी जाए। तो कह सकते हैं कि कुल मिला के काफी अहम है, और केंद्रीय मंत्रियों से तो वो लगातार मुलाकात करते रहते हैं, और फिर देहरादून में आकर के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए। बिल्कुल, तो देखिए आज सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और कल कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का कल शपथ ग्रहण समारोह है धनखड़ का, और ऐसे में वो शामिल होंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 239 नए मामले सामने आए हैं। 2 संक्रमितों की मौत हो गई है, जबकि 264 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1517 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में 1639 एक्टिव केसेस हैं। बता दें कि मंगलवार को देहरादून में सबसे ज्यादा 115, हरिद्वार में 25, नैनीताल में 40, अल्मोड़ा में 5, पौड़ी में 11 केस सामने आए हैं। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, केसेस कह सकते हैं एक बार कि कोरोना का ग्राफ यहां पर एक बार फिर से उछाल कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए पूजा, उत्तराखंड में लगातार बहुत लंबे अंतराल बाद लगभग 200 से ज्यादा केस आ रहे हैं, यानी कि कई दिन तो ये हो रहा है कि 300, 350 क्रॉस हो रहे हैं, और ये केस लगातार आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस देहरादून के हैं। हालांकि चिंता जरूर है, लेकिन वही सरकार ने दूसरा भी एक ट्राई पैरेलल शुरू करवा दिया है। बूस्टर डोज को युद्ध स्तर पर दिया जा रहा है, चाहे कहीं स्कूल में जाकर हो या किसी भी समारोह में हो। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो बीजेपी ऑफिस में कैंप लगा था बूस्टर डोज का। पत्रकारों के लिए जो सूचना निदेशालय है वहां पर पत्रकार और उनके परिजनों के लिए वहां कैंप लगा था। इसके अलावा यहाँ प्रेस क्लब में कैंप लगा था। जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं, यानी कि बड़े कार्यक्रम जहां भी हो रहे हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग अपना कैंप लगा रहा है अस्पतालों के अतिरिक्त। यानी कि जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं बूस्टर डोज लगाने वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हर तरीके से सुविधा दी जा रही है। सरकार की कोशिश यही है कि बूस्टर डोज से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए। इसके अलावा स्कूलों को साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कोरोना और डेंगू को लेकर के कि अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार के शिकायत है तो तुरंत उस बच्चे को छुट्टी दे दी जाए, यानी कि वो स्कूल ना आए। इसके अलावा क्लासेस को भी सैनिटाइज किया जाए और कोशिश की जाए कि अगर ज्यादा बच्चे हैं तो बच्चे मास्क पहनकर बैठे। इस तरीके की एहतियात भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हाँ ये चिंता की जरूर बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं, और खास तौर पर देहरादून में। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि केसेस में जिस तरह से उछाल आ रहा है, लोग जागरूक होंगे उसके बाद ही कह सकते हैं कि खुद का ख्याल रखेंगे, क्योंकि खुद का ख्याल रखेंगे, जागरूक होंगे, तभी शायद जागरूकता भी बढ़ेगी। क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के फिर से वही स्थिति ना आ जाए जो जिससे हम गुजरे हैं, तो लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो सुना है यहाँ बिल्कुल, देखिए सरकार अपने इंतजाम करेगी, लेकिन पूजा आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो अलग बात है कि हम अस्पताल में जाएंगे, तब सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की हमको परख होगी कि कितनी है और कैसी है। लेकिन जो कहते हैं कि एहतियात खुद से बरतनी जरूरी है। आप देखिए कि लोगों ने अब मास्क पहनना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग बीते जमाने की बात हो गई है, सैनिटाइजर अपने पास रखना अब एक किस्म से लोग भूल चुके हैं। जो जो प्रिकॉशन हमने अपनाए थे वो भूल गए हैं। ठीक है, आप रोजमर्रा में नहीं ये प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन जब भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो एहतियात हमको खुद से बरतनी होगी, और खास तौर पर बच्चों में। इस समय आप देखेंगे कि अब डेंगू का सीजन भी शुरू होने वाला है, क्योंकि जैसे ही अगस्त क्रॉस होता है डेंगू अपने चरम पर पहुंचना शुरू कर देता है। तो दोनों तरीके से, और वायरल का भी सीजन है क्योंकि बारिश गर्मी सब इस समय है, तो एहतियात बरतनी खुद से जरूरी है। सरकार के इंतजाम तो बाद में देखे जाएंगे, लोगों को खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना चाहिए। अगर मुझे भी कफ कोल्ड या बुखार की कोई
शिकायत होती है तो प्रिकॉशन यही है कि मैं अपने को कुछ दिन आइसोलेट करूं, यानी मैं 2-3 दिन परिवार से, अन्य लोगों से दूर रहूं ताकि वो संक्रमण किसी को ना होने पाए। तो ऐसे में चाहे वायरल की बात करें या फिर हम कोरोना की बात करें, हम बचाव कर सकते हैं अपने स्तर पर। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ उन्हें तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मंगलवार को देहरादून के गांधी पार्क से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। सीएम धामी ने अभियान की शुरुआत की है और इस दौरान तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वीर सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा आज उन्हीं सेनानियों के बलिदान के बल पर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं, क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा हमें देश को मजबूत और समृद्धशाली बनाना है और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम सभी को ये संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने को भी संकल्प लेना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश के वीर बलिदानियों को और देश की आज़ादी के बाद से जो देश के लिए जिनका योगदान रहा है, जिस क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, हर प्रकार की उपलब्धि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सामने रख रहे हैं। वहीं हम देश के लिए जिन्होंने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सबको भी याद कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अब हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत काल के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर कि एक नया भारत गढ़ेंगे, एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत जो कल्पना है उस कल्पना को साकार करेंगे। और उत्तराखंड के अंदर ये 9 अगस्त 1942 की जो क्रांति हुई थी उसके अवसर पर, आज उसकी वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर हमने प्रभात फेरी निकाली है, जिसमें हजारों हजार बच्चों ने, हमारे लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने भाग लिया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर 20 लाख परिवारों तक सीधे सीधे हमारा झंडा फहरेगा। ये झंडा हमारा, ये तिरंगा हमारा आन है, हमारी शान है, हमारी बान है। पूरे जोश के साथ और पूरे जश्न के साथ हम लोग जो है इसको लगातार अब 15 अगस्त तक हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे।
बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने जसपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए वो जसपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि सबका सहयोग लेकर ऐसा वातावरण बनाया जाए कि हर परिवार अपने अपने घरों में तिरंगा फहराए। देश के अंदर 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं छूटे जहाँ तिरंगा न लगे। अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। कि जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य, हर परिवार में तिरंगा लगे। और मैंने आह्वान किया है कि परिवार में जो सबसे छोटा पाल्य है उसके हाथ से तिरंगा लगेगा और एक अच्छा राष्ट्रवादी माहौल देश में खड़ा होगा। उत्तराखंड बीजेपी के सह प्रभारी रेखा वर्मा ने मसूरी में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में रेखा वर्मा ने भी शिरकत की। इस मौके पर रेखा वर्मा ने लोगों से अपील की कि वो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं, अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए, ऐसा एक हम सब लोग मंडल स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसके माध्यम से हम सब लोगों को जागरूक करेंगे कि 15 अगस्त को हम सभी लोग अपने घर पे झंडा फहराएं। उत्तराखंड कांग्रेस ने आजादी के 75 साल के मौके पर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने रुद्रप्रयाग से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर रुद्रप्रयाग की धरती से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत करना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और उस मौके पर करण माहरा ने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर तंज कसा और ये कहा कि कम से कम आजादी के 75 साल बीजेपी को समझने में लग गए कि भारत के तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे वो सुरक्षित हैं। करण माहरा ने कहा कि संघ के गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में भारत के तिरंगे को नहीं लगाया जाता। माहरा ने कहा कि बीजेपी ने तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं किया। वो ये समझने में लग गए कि भारत के तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे ही वो सुरक्षित है, अन्यथा उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। रोज नए वादे, नए झूठे वादे, लोगों को बरगलाना, फ्री राशन देके वोट बटोरना, लोगों को नए नए सपने दिखा के बेवकूफ बनाना, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी 15 लाख के नाम पर, कभी अच्छे दिन के नाम पर और कभी महंगाई कम करने के नाम पर जिन्होंने सत्ता हत्याई है, वो लोग आज दूध और दही और छाछ और आटे में जीएसटी लगा रहे। कितना भी दुर्दांत राजा रहा हो, जो सबसे खराब राजा भी इस हिंदुस्तान में रहा होगा, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बच्चे को पीने वाले दूध पे और गरीब के आटे पे टैक्स लगा सके। ये वो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिन्होंने कभी कांग्रेस के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, उनके किसी गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में भारत का हमारा झंडा नहीं लगाया जाता। उनके नागपुर के कार्यालय में 2002 के बाद से झंडा लगना शुरू हुआ। 1951 में एक बार लगाया था उन्होंने, जब सरकार ने उन पर दबाव डाला था। 1947 में एक बार, उसके बाद 51 साल तक संघ परिवार ने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। जब 2-3 नौजवानों ने संघ कार्यालय में 2001 को झंडा फहराया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और जिसका फैसला 2013 में आया। इसका मतलब उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। आज वोट के खातिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनका ध्यान महंगाई से भटकाने के लिए, उनका ध्यान बेरोजगारी से भटकाने के लिए, भारत की खत्म होती अर्थव्यवस्था से भटकाने के लिए, तथा जिस तरीके से दूध, छाछ और आटे में जीएसटी लगाई है, इन सारी बातों से जनता आंदोलन थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए उस तिरंगे को आज घर घर लगाने की बात करें, जिस तिरंगे को उन्होंने कभी मान नहीं दिया। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं कि ये सत्य है और बीजेपी ने कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में अवैध ढंग से चल रही आराम मशीनों पर वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ तराई पश्चिम कुंदन कुमार ने लकड़ी मंडी में छापेमारी कर अवैध ढंग से चल रही आराम मशीनों को सीज किया और सारे उपकरणों को भी जब्त कर लिया है। डीएफओ कुंदन सिंह ने
ये बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सभी टूल्स और मशीनों को सीज किया गया है। आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो से सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में कई आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, तो उसी क्रम में आज तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम के द्वारा और जो हमारे सुरक्षा दल की टीम है इसमें और जो साउथ जसपुर रेंज है हमारी उसकी टीम है, उनके द्वारा कुल 3 जगहों पे छापेमारी की गई है और ये 3 आरा मशीनें जो हैं अवैध रूप से संचालित हो रही थी, तो इनके जितने भी टूल्स हैं और मशीनें हैं इनको सीज किया गया है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। आज केदारनाथ धाम में अन्नकूट मेला लगेगा। मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज बाबा केदार को नए अनाज का भोग लगाया जाएगा। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज रात को मेले का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की पूजा ब्रह्मकाल से ही की जाती है। नैनीताल भवाली मार्ग को खोल दिया गया है। फिलहाल मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोला गया है और अभी भारी वाहनों की आवाजाही मार्ग पर पूरी तरह से बंद रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से शाम 6:30 से सुबह 5:30 तक मार्ग पर किसी भी तरह की यातायात को प्रतिबंधित किया गया है। दरअसल 29 जुलाई से ये मार्ग बंद था। तेज बारिश के कारण मार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया था, जिससे पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया था। मलबे के कारण नैनीताल भवाली मोटर मार्ग का एक हिस्सा मलबे में समा गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने तेजी से काम करते हुए मार्ग को फिलहाल हल्के वाहनों के लिए खोल दिया है। जल्दी ही मार्ग को बड़े वाहनों के लिए भी खोल दिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए